हॅलो मित्रांनो, सर्वात आधी मी तुम्हा सगळ्यांना एक छोटीशी विनंती करू इच्छिते की व्हिडिओ पाहिल्यानंतर कृपया माझ्या चॅनेलला नक्की सबस्क्राईब करा. हे व्हिडिओ बनवण्यासाठी मी खूप मेहनत घेते आणि याच मी माझा खर्च चालवते. जे कोणी माझ्या चॅनेलला सबस्क्राईब करतील त्यांच्यासाठी मी मनापासून प्रार्थना करते की त्यांचे आयुष्य खूप सुंदर, समृद्ध, आनंदी आणि सुखी होवो. प्लीज प्लीज माझ्या चॅनेलला नक्की सबस्क्राईब करा. दोस्तों, आज की हमारी कहानी राधिका और विष्णु के नाम। मेरा गुस्सा सातवें आसमान पर पहुंचा हुआ था। जिस तरह की धमकियां माँ ने मुझे दी थी, उससे मेरा बस नहीं चल रहा था कि मैं सब कुछ छोड़ छाड़ कर कहीं दूर चला जाऊं। इतनी दूर की लौटने का कोई रास्ता ही ना हो। मुझे गांव से हमेशा से ही नफरत रही थी, इसलिए मैंने अपना कारोबार और घर शहर में बसाया हुआ था ताकि मैं यहाँ सुकून की जिंदगी जी सकूं। लेकिन मेरे परिवार को इसमें भी चैन नहीं था। मैं कुछ दिन ही शहर में रह पाता और फिर यह लोग मुझे फ़ोन करके गांव बुला लेते। और इस बार तो हद ही हो गई थी। जब मैंने माँ को फ़ोन किया कि मैं नहीं आ रहा, यहाँ बहुत काम है, इस तरह से कारोबार को कर्मचारियों के हवाले नहीं छोड़ सकता, तो माँ ने साफ कह दिया, ठीक है, अगर नहीं आना तो मत आओ। फिर मेरी मौत पर भी तुम्हें आने की जरूरत नहीं है। बाहर से ही मुझे कंधा मिल जाएगा। मुझे तुम्हारी जैसी नालायकी की जरूरत नहीं है जो अपने माँ बाप के आदेश का पालन तक ना करें। मेरा दिल दहल कर रह गया था। भले ही मैं गांव से कितनी ही नफरत क्यों ना करता था, लेकिन मैं अपने लोगों से बहुत करीब था। अगर उनमें से किसी एक को भी कुछ हो जाता तो मैं ऐसे ही बिन वजह मर जाता। मैंने तुरंत ही गांव जाने का फैसला किया और माँ को एक वॉइस मैसेज छोड़कर अपनी गाड़ी में बैठकर गांव की और निकल पड़ा। रास्ते में भी मुझे बहुत गुस्सा आ रहा था। मोबाइल लगातार बज रहा था, जिस पर मेरे क्लाइंट्स की कॉल्स पर कॉल्स आ रही थी कि सर आप कहाँ हैं, आज आपकी मीटिंग है। और भी बहुत सी ऐसी ही बातें थीं जिनके कारण मेरा सिर फटने के करीब आ गया था। मैं अभी मोबाइल देख ही रहा था कि अचानक एक गाड़ी मेरी गाड़ी के सामने आ गई और मैंने बिना देखे उस गाड़ी को टक्कर मार दी, जिसके कारण दोनों गाड़ियों को काफी नुकसान हुआ था। मेरे सिर पर भी चोट आई थी। मैंने हड़बड़ा कर देखा तो सामने वाली गाड़ी से एक आदमी गुस्से में मेरी गाड़ी की ओर बढ़ रहा था। मुझे झगड़े फसाद हमेशा से ही बुरे लगते थे। वह आदमी मेरी गाड़ी का शीशा पीटते हुए गुस्से में चिल्ला रहा था, कह रहा था, बाहर और तुम्हारी गाड़ी को नुकसान पहुंचाने की। जबकि मैंने गहरी सांस लेते हुए खुद को एक बेवजह की लड़ाई के लिए तैयार किया और बाहर निकला। मेरे बाहर जाते ही उस शख्स ने मेरा कॉलर पकड़ लिया और मुझे झिंझोली, चल निकाल। मेरे नुकसान का पैसा तुम जैसे बड़े घर के रईस हम जैसे मामूली गाड़ी वालों को चींटी समझते हो। जबकि मैं उसे कहना चाहता था, भाई गलती हो गई, मेरा ध्यान नहीं था, लेकिन वो मेरी सुनना ही नहीं चाहता था। वो कुछ और कहता, इससे पहले ही मैंने उसके कंधे पर हाथ रखा और थपथ पाते हुए कहा, देखो जितना भी नुकसान हुआ है उसका दुगना दे दूंगा, मगर इस तरह बीच रास्ते में मार पिटाई मत करो, यह अच्छी बात नहीं होती। लोग आ रहे हैं, हमें देख रहे हैं, बेवजह तमाशा मत लगाओ, यह अच्छे लोगों की आदत नहीं होती। मैंने बहुत ही धैर्य का परिचय दिया, जबकि वह आदमी मेरी बात सुनकर कुछ पल के लिए अपनी जगह पर रुक सा गया था। लेकिन शायद वह अब भी और लड़ना चाहता था, लेकिन आसपास के लोगों ने उसे मना कर दिया। मैंने तुरंत ही उसके नुकसान की भरपाई की और फिर से गांव की ओर चल पड़ा। लेकिन मेरी गाड़ी का आगे से काफी नुकसान हो गया था और मैं ऐसी गाड़ी के साथ गांव नहीं जा सकता था। इसलिए मैंने गाड़ी को एक दुकान पर रोक लिया ताकि मैं उसमें थोड़ा सा काम करवा सकूं। फिर हवेली निकलूं। मुझे नहीं पता था कि इस दौरान मेरे साथ क्या होने वाला है। मैं पूरी तरह से दुकान वाले की ओर ही ध्यान दे रहा था और मुझे पता ही नहीं था कि पीछे से मेरी गाड़ी के साथ क्या हो चुका है। मुझे उस दुकान पर लगभग आधा घंटा लगा था। दुकान वाले ने तो गाड़ी में और भी काम निकाल दिए थे, लेकिन मैंने बात का कहकर उसे टाल दिया और जल्दी से गांव की ओर रवाना हो गया। मुझे गाड़ी
चलाते हुए। अभी कुछ ही कि अचानक मुझे अपनी गाड़ी से किसी के खांसने की आवाज आई। मैंने तुरंत ही गाड़ी को ब्रेक लगाया, मेरे अलावा तो गाड़ी में कोई था ही नहीं। तो फिर ये आवाज कैसी, मैं एकदम बेचैन हो गया था, जबकि अब मुझे किसी की सांस लेने की आवाजें भी आने लगी थी। कुछ तो था जो मेरी नजरों से छिपा हुआ था। मैं कुछ पल गौर से अपनी गाड़ी को देखने लगा, लेकिन फिर इसे अपना भ्रम समझकर मैंने एक बार फिर गाड़ी हवेली की तरफ दौड़ा दी। मैं अंधेरा होने से पहले ही हवेली पहुंच जाना चाहता था, क्योंकि मेरा इरादा वहां पर सारी रात गुजारकर सुबह जल्दी निकलने का था। लेकिन मुझे इस बात का जरा भी पता नहीं था कि वहां पर मेरे लिए क्या क्या योजनाएं तैयार की जा रही हैं। मुझे समझ नहीं आ रहा था कि मेरी माँ ने मुझे इतनी जल्दी क्यों बुलाया है, आखिर क्या वजह है। लेकिन कुछ था जो मुझे बेचैन कर रहा था। मैं अभी इन्हीं सोच में गुम था कि मुझे अचानक ही किसी के छींकने की आवाज आई, और यह मेरा भ्रम बिल्कुल नहीं था। मैंने तुरंत ही गाड़ी को ब्रेक लगाए और गाड़ी से उतरकर सीधे डिक्की के पास आया। यकीनन जो भी था वो इसी डिक्की में मौजूद था। मैंने जैसे ही डिक्की को खोला तो सामने का नज़ारा देखकर मैं हैरान रह गया। मेरी आंखें फटी की फटी रह गई। मैंने सपने में भी नहीं सोचा था कि जो मैं देख रहा हूं वह हकीकत होगी। मैं गांव से थोड़ी ही दूर था। मैं लगभग कुछ ही मिनटों की दूरी पर था, लेकिन अंदर डिक्की में जो कुछ था उसे देखकर मैं दंग था, क्योंकि डिक्की के अंदर कोई जानवर या कोई चीज नहीं, बल्कि डिक्की के अंदर एक खूबसूरत लड़की थी जो शादी के लाल रंग के लहंगे में थी। जो शादी के लाल रंग के लहंगे में थी उसे देखकर किसी परी का गुमान होता था। उसने डर के मारे अपनी आंखें भर रखी थी, जैसे डर कर एक कबूतर का बच्चा अपनी आंखें बंद कर लेता है। बिल्कुल वैसे ही वो देखने में बहुत मासूम लग रही थी। लेकिन उसकी असलियत क्या थी, मुझे इस बारे में कुछ भी पता नहीं था। मैं तुरंत ही होश में आया और उस लड़की को कहा, ई लड़की बाहर आओ, कौन हो तुम और यहाँ क्या कर रही हो। लेकिन वो इतनी ज्यादा डर गई थी कि उसे मेरी आवाज से कोई फर्क नहीं पड़ा। मुझे ये करना ठीक तो नहीं लग रहा था, लेकिन मैं मजबूर था। मैंने उसका नंगा बाजू पकड़कर उसे सीधा किया और कहा, तुम यहाँ क्या कर रही हो? ये लड़की कौन हो? तुम सच सच बताओ, और मेरी डिक्की में कैसे आई? लेकिन इस बार शायद मेरी आवाज और मेरे झंझोट से वो होश में आ गई थी। वो काफी डरी सहमी हुई लग रही थी, कुछ कहना चाहती थी, लेकिन उसके होठ बस फड़फड़ा कर रह जाते थे। बहुत ज्यादा डरी हुई थी, लेकिन किससे यह मैं समझ नहीं पा रहा था। मैंने एक बार फिर गुस्से में डटे हुए कहा, बताती हो या फिर पुलिस को फोन करूं? इस पर वह हाथ जोड़ते हुए बोली, भगवान के लिए मेरी मदद करो, मैं बहुत मुश्किल में हूं, ऐसा मत करो, भगवान के लिए डिग्गी बंद कर दो। मेरे लिए क्यों मुसीबत खड़ी कर रहे हो? अगर उसने मुझे देख लिया तो वो मुझे अभी खत्म कर देगा। उस लड़की की आवाज, वो मुझे अभी खत्म कर देगा। उस लड़की की आवाज में डर था, पता नहीं। मैंने झुंझला हुए कहा, जो भी देखे मुझे उससे कोई लेना देना नहीं। तुम मेरी गाड़ी से अभी के अभी बाहर निकलो। वो लड़की शादी की रेस में थी। यकीनन वो अपने घर से भागी हुई थी और उसने मेरी गाड़ी को अपनी पनागा समझ लिया था। और मुझे ऐसी लड़कियों से सख्त नफरत थी जो अपनी शादी से भाग जाती थी, जिन्हें अपने बाप भाई, अपने घर की इज्जत का जरा भी ख्याल नहीं होता था। उन्हें बिल्कुल भी रहम नहीं आता कि उनके पीछे उनकी माँ की परवरिश पर किस तरह से उंगली उठाई जाएगी। लेकिन अचानक ही वह सते वह लड़की मेरे पैरों में गिर गई। मेरे लिए यह सब कुछ बहुत हैरान करने वाला था, क्योंकि आज तक वो मेरे पैरों में गिरते हुए बोली, भगवान के लिए मेरे हाल पर रहम खाओ। अगर आज मैं अपनी शादी के मंडप में पहुंच गई तो मेरी जिंदगी बर्बाद हो जाएगी। प्लीज मुझे माफ कर दो, मैं हमेशा तुम्हारी आभारी रहूंगी। बस कुछ दिनों के लिए मेरी मदद कर दो। वह जोर जोर से रो रही थी। मैं ऐसे किसी अजनबी लड़की पर कैसे भरोसा कर सकता था? वैसे ही आजकल कितने अपराध के मामले होते रहते हैं। मेरे दिमाग में भी
अजीब अजीब सोचें चल रही थी, लेकिन उस लड़की का रोना मुझे अजीब स्थिति में डाल रहा था। एक पल को दिल ने चाहा कि इस पर रहम खाकर इसकी मदद कर दूं, लेकिन दूसरे ही पल दिमाग ने दिल को नकार दिया, हरगिज नहीं, न जाने यह कौन है और कहीं तुम इस वजह से मुसीबत में ना पड़ जाओ। लेकिन अब वो रोते रोते अपना सिर मेरे कदमों में रख चुकी थी और यही वो पल था जब मेरा दिल पिघल गया। वो लड़की देखने में बेहद खूबसूरत थी। उसके बाल कमर से नीचे, फिर जैसे कोई झरना उसकी पीठ पर फैला हो। दूधिया रंग पर लाल रंग का लहंगा बहुत खिल रहा था। गुलाबी होठ, प्राकृतिक गुलाबी गाल और बड़ी बड़ी काली आंखें, कोई भी इंसान उसे देखकर उसका दीवाना हो जाता। वह लड़की सौंदर्य की मूरत थी। एक पल के लिए मेरा दिल भी धड़क उठा था, लेकिन मैं कोई मुसीबत अपने गले लगाना नहीं चाहता था। इसलिए मैंने उससे माफी मांगते हुए कहा, तुम्हारे साथ जो भी समस्या है उसे तुम्हें खुद ही संभालना होगा। मैं किसी भी मुसीबत में पड़ना नहीं चाहता। जब घर की दहलीज से कदम बाहर रख ही लिया है तो अपने दम पर आगे बढ़ो। मुझे मेरे गांव जाना है क्योंकि मेरी माँ मेरा वहां इंतजार कर रही है। यह कहकर मैंने अपनी डिग्गी बंद कर दिया। मैंने गाड़ी को स्टार्ट कर दिया और आगे बढ़ने ही वाला था कि वो लड़की मेरी गाड़ी के सामने आ गई, कहने लगी, प्लीज मुझे अपने साथ ले चलो। अगर वह आ गया तो मुझे कहीं का नहीं छोड़ेगा। वह बीच सड़क पर हाथ जोड़े खड़ी थी। मैं संशय में था कि मुझे उसकी मदद करनी चाहिए या फिर आगे बढ़ जाना चाहिए। मैं एक ऐसी नौका पर सवार था जहां दोनों तरफ पानी था और कहीं भी किनारा नजर नहीं आ रहा था। अगर मैं उस लड़की की मदद करता तो भी मेरे गले में मुसीबत आ सकती थी, और अगर मैं उसकी मदद ना करता तो सारी जिंदगी मैं शर्मिंदगी का शिकार रहता। कुछ सोचकर मैंने मदद करने में ही भलाई समझी। अगर मैं उसे इस तरह बीच सड़क पर छोड़ जाता और पीछे से उसके साथ कुछ गलत हो जाता तो पूरी उम्र मैं खुद को माफ नहीं कर पाता। इसलिए मैंने उसे इशारे से गाड़ी में बैठने का आदेश दिया और वो जल्दी से दौड़कर सामने की सीट पर आ बैठी। मैंने उसकी तरफ देखा और उसे सवालिया लहजे में पूछा, लड़की तुम्हारा नाम क्या है और क्या तुम्हारे घर वालों को तुम्हारे भागने का पता है? वह धीमी आवाज में बोली, मेरा नाम राधिका है। और जब आवाज में बोली मेरा नाम राधी होता, उसके भाग जाने के बाद ही पता नहीं होता तो उसके पता चलता है। यह कहकर उसने सिर झुका लिया। मैंने गुस्से में शर्म नहीं आती ऐसी हरकत करते हुए, और जरा भी ख्याल नहीं आया अपने माँ बाप का दिल दुखाते हुए। एक बार भी नहीं सोचा कि उनके दिल पर क्या बीत रही होगी। उसने मुझे एक नज़र देखा और चुप हो गई। मैंने सोचा कि वो मुझे अपनी पूरी कहानी सुनाएगी, लेकिन उसने कुछ भी नहीं कहा। मैंने भी चुपचाप कंध उचका और सोचा मैं हवेली जाकर उसे माँ के हवाले कर दूंगा। जब तक वह हमारे साथ रहना चाहती है लेगी, और उसके बाद मैं उसे है रह लेगी। उसे शहर छोड़ दूंगा। इसके अलावा मैं उस लड़की के लिए कुछ भी नहीं कर सकता था। हाँ, ये बतौर नौकरानी हमारे घर में काम कर सकती थी, लेकिन उसकी शक्ल सूरत और उसके पहनने उड़ने का अंदाज यह बताता था कि वह लड़की किसी अच्छे घराने से संबंध रखती थी। मैंने कोई बात नहीं की और सीधा हवेली पहुंच गया, और वहां पहुंचकर मैंने पूरे दृश्य को देखकर दंग रह गया था। आज ना जाने मेरे साथ क्या क्या होने वाला था। पहले यह लड़की और अब यह सब कुछ मेरी समझ से सब कुछ परी। हवेली को दीपों और दरवाजे पर रुका था। हवेली से कुछ पल की दूरी पर ही शहनाइयां भी बज रही थी। मुझे लगा शायद गांव में किसी की शादी होगी, लेकिन असलियत तो मुझे अब तक मालूम नहीं थी। मेरा दिल अचानक ही पता नहीं क्यों धड़कने लगा था। अब मुझे घबराहट होने लगी थी क्योंकि मुझे अच्छे संकेत नजर नहीं आ रहे थे। मैंने उस लड़की का खुद बखुदा मेरी सोच के मुताबिक कुछ कर चुके थे, तो आज मैं उनकी हरकत को कतई बर्दाश्त करने वाला नहीं था। जैसे ही मैंने हवेली के अंदर कदम रखा, मुझ पर गुलाब की पंखुड़ियां बरसाई गई थी। मैं यह सब देखकर हैरान रह गया था। मेरे साथ मौजूद राधिका डरकर मेरे पीछे छुप गई थी।
मेरी माँ तुरंत दौड़कर मेरे पास आई और मेरे सीने से लग गई। मैंने उनके माथे पर एक प्यार भरा चुंबन दिया और उन्हें देखते हुए पूछा, अम्मा जान, ये सब क्या है और हवेली को दुल्हन की तरह क्यों सजाया गया है? जबकि मेरी माँ ने किसी और की मौजूदगी का एहसास करते हुए मुझसे आराम से अलग हो गई। मेरे सवाल का जवाब देने की बजाय वो मेरे पीछे छुपी उस लड़की की ओर इशारा करते हुए कहने लगी, मेरे बच्चे ये कौन है? उनके लहजे में हैरान गोइथोंग, आपको हमेशा समझाया है कि इतनी जल्दी जल्दी मुझे गांव मत बुलाया करो, मेरा पूरा कारोबार डिस्टर्ब हो जाता है। मुझे यह पसंद नहीं कि मैं अपना काम नौकरों के सहारे छोड़ूं। मेरी माँ मेरे गाल पर हाथ रखते हुए बोली, मेरी जान, मैंने तुम्हारे लिए एक लड़की चुन ली है और यह सब तैयारियां तुम्हारी ही शादी के लिए हैं। मेरे इकलौते बेटे की शादी है। तुम्हें क्या लगता है कि मैं अपनी हवेली को सजाऊंगी भी नहीं? मेरी माँ के लहजे में खुशी का असर था, लेकिन उनकी बात सुनकर मेरा गला अंदर तक कड़वा हो गया था। मैं माँ को देखते हुए गुस्से से बोला, माँ, यह सब क्या तमाशा है? मैंने आपको पहले ही समझा दिया था कि मैं अभी शादी जैसे किसी भी झमेले में पड़ना नहीं चाहता। आप क्यों मुझे इस तरह से परेशान करती हैं? मेरे यह कहने की देर थी कि मेरे पापा जी अपने कमरे से निकलते हुए बोले, कब तक इस तरह कुंवारे बैठे रहोगे? तुम्हारी बहनें भी हैं, उनके भी रिश्ते करने हैं। अगर उनके ससुराल वालों ने पूछ लिया कि बेटे की शादी अभी तक क्यों नहीं की, तो हम क्या जवाब देंगे? लोग तो 100 से तरह की बातें बनाते हैं कि लड़के में कोई कमी होगी, तभी तो शादी नहीं की। और तुम क्या चाहते हो कि हम बिना अपने पोता पोती की शक्ल देखे इस दुनिया से चले जाएं? बस बहुत हो गया, अब तुम्हारी शादी होकर ही रहेगी। तुम्हारी माँ ने जो तुम्हारे लिए लड़की पसंद की है वह हजारों में एक है। अब ज्यादा नखरा करने की जरूरत नहीं है। मेरा तो दिमाग ही घूम गया था। यह लोग तो पूरी तैयारी के साथ बैठे थे। अगर मैं अभी कुछ ना कहता तो मेरी जीजी को यह लोग बहुत आराम से बर्बाद कर देते। मेरी पसंद मेरी माँ से बहुत अलग थी। मैं एक ऐसी लड़की से शादी करना चाहता था जो पढ़ी लिखी हो, मेरे साथ मेरी क्लास में उठ बैठ सके। लेकिन मुझे क्या पता था कि जो लड़की माँ और पापा ने मेरे लिए पसंद की होगी वह गांव की अनपढ़ होगी और मैं ऐसी लड़की को अपनी जिंदगी का हमसफर बनाना नहीं चाहता था। मुझे पता था कि मेरी सोच गलती है कि उसका हमसफर उसकी सोच के अनुसार हो, तो इसमें आखिर बुराई क्या है? फिर ना जाने मेरे दिमाग में क्या आया कि मैंने अपने पीछे छुपी उस लड़की का हाथ पकड़ा और उसे अपने सामने कर लिया। अपनी माँ की आंखों में झांकते हुए कहा, माँ माफ करें, लेकिन मैं आपकी पसंद की लड़की से शादी नहीं कर सकता। आप लोगों को इच्छा है ना कि मेरे बच्चे हो जिनके साथ आप खेल सक। मेरी बहनों की शादी हो तो उनके ससुराल वाले कोई सवाल ना करें। इसीलिए मैंने शादी कर ली है और यह लड़की मेरी बीवी है। मेरी माँ और मेरे पापा को मानो सांप सो गया था और यही हाल मेरी दोनों बहनों का भी था, जबकि वह लड़की भी मुझे फटी फटी निगाहों से देख रही थी, जिसका हाथ दबाकर मैंने उसे चुप रहने का इशारा कर दिया। मेरी माँ तुरंत ही गुस्से से बोली, यह सब क्या तमाशा है विष्णु? क्या तुम पागल हो गए हो? बच्चों जैसी बातें कर रहे हो? और यह लड़की दुल्हन का जोड़ा क्यों पहने पहने है? मैंने तुरंत कहा, हाँ माँ, मैंने शादी कर ली है और अभी हम कोर्ट मैरिज करके ही आ रहे हैं। मैं आप लोगों को सरप्राइज देना चाहता था, लेकिन यहाँ आकर तो मैं खुद ही सरप्राइज हो गया। माफी चाहता हूँ, लेकिन मैं अब ये शादी नहीं कर सकता। मैं इस लड़की से बहुत प्यार करता हूँ। यह मेरी जिंदगी की कुल संपत्ति है। अगर यह मुझे ना मिली तो आपका बेटा विष्णु मर जाएगा। मेरी मौत की जिम्मेदार आप होंगी। अगर आपने हमें एक दूसरे से अलग करने की कोशिश भी की, इस लड़की ने मेरी खातिर अपना पूरा परिवार छोड़ दिया है। माँ, कुछ भी हो जाए, मैं अब इसका साथ नहीं छोड़ सकता। मैं जानता था कि मैं अपनी माँ के साथ गलत कर रहा हूँ, लेकिन मैं उनकी पसंद की लड़की से शादी भी नहीं कर सकता था। मेरी माँ अचानक ही मुझे देखते हुए बोली, विष्णु ने अच्छा नहीं किया, मैं तुम्हें कभी माफ नहीं करूंगी।
तुमने मेरी इच्छा को महत्व नहीं दिया। वह कुछ और कहती, इससे पहले ही वो बेहोश हो गई थी। अब मेरी जान पर बन आई थी। मैंने अपनी माँ को तुरंत अपनी बाहों में लिया और फौरन ही उन्हें कमरे में ले आया। जल्दी से डॉक्टर को बुलाने लगा। जब राधिका ने मुझे रोकते हुए आगे बढ़ी और माँ का चेकअप करने लगी, वो बिल्कुल एक प्रोफेशनल डॉक्टर की तरह माँ को चेक कर रही थी। उसके बाद उसने पास पड़ी एक पेन और डायरी उठाकर कुछ दवाइयों के नाम लिखे और मेरी तरफ बढ़ाते हुए बोली, जल्दी से ये दवा लेकर आओ, इनका ब्लड प्रेशर बढ़ गया है। मैं काफी हैरान था कि यह क्या हो रहा है। मैंने तुरंत नौकर को दौड़ा दिया। थोड़ी देर बाद ही नौकर दवाइयां लेकर घर पहुंच गया। उस लड़की ने जल्दी से माँ को ठीक कर दिया था। वो माँ के करीब बैठी बहुत ही धीमे शब्दों में बात कर रही थी। उसका अंदाज बहुत ही शालीन था। मैं अपनी बहनों के साथ माँ के पास ही खड़ा हुआ था, लेकिन उसकी आवाज हम लोगों को सुनाई नहीं दे रही थी। ना जाने वो मेरी माँ से क्या राज की बातें कर रही थी। हम सब इससे अनजान थे। थोड़ी देर बाद वो अपनी जगह से खड़ी हुई और हम सबसे बोली, इनकी तबीयत कुछ ठीक नहीं है, इन्हें थोड़ी देर आराम की जरूरत है, इसलिए आप सब कमरे से बाहर चले जाएं। मैं कुछ पूछना चाहता था, लेकिन खामोशी से अपनी बहनों के साथ बाहर आ गया। वह भी मेरे साथ ही कमरे से निकली थी। बाहर निकलते ही मैंने सवाल या अंदाज में पूछा, क्या तुम डॉक्टर हो? उसने सिर को हल्के से हिलाया और मेरी तरफ देखते हुए बोली, मैं बहुत थक गई हूँ, थोड़ी देर आराम करना चाहती हूँ। वह बहुत संजीदगी से मेरी आंखों में झांकते हुए बोली, जबकि मैंने भी सिर को हल्के से हिलाया और उसे अपने साथ अपने कमरे में ले आया। वो मुझे देखते हुए बोली, तुम कहाँ सोओगे? मैंने बिस्तर की तरफ इशारा किया, जबकि उसने मेरी बात काटते हुए कहा, देखो मेरी कमर में बहुत दर्द रहता है, मैं जमीन पर नहीं सो सकती। वह बिल्कुल बेबस लहजे में बोली। एक पल को मुझे उस पर रहम आया, लेकिन फिर मैंने कहा, मुझे माफ करना पर मैं अपना बिस्तर नहीं छोड़ सकता। मुझे तुम्हारे साथ बिस्तर शेयर करने में कोई समस्या नहीं है। जबकि वह बोली, लेकिन मुझे है, मैं किसी गैर मर्द के साथ एक बिस्तर पर नहीं सो सकती। मेरी परवरिश मुझे इस बात की इजाजत नहीं देती। यह सुनकर मैंने तंजिया निगाहों से उसे देखा था। उस पल मेरी निगाहें उसे बहुत कुछ जता चुकी थी। वो खामोशी से सर झुकाकर कमरे में मौजूद टू सीटर सोफे पर बैठ गई थी, जबकि मुझे अब उसके हाल पर दया आने लगी थी। मैंने उससे कहा, देखो राधिका, तुम बेफिक्र होकर मेरे साथ बिस्तर शेयर कर सकती हो। मैं तुमसे वादा करता हूँ कि मैं अपनी हद में रहूंगा। मुझे अपने बिस्तर के अलावा कहीं नींद नहीं आती और मेरे लिए जमीन पर सोना बहुत मुश्किल है। और देखो यही हाल तुम्हारा भी है, तो हम दोनों को ही समझदारी से काम लेना चाहिए। मेरी बात सुनकर वह खामोश हो गई थी और उसकी खामोशी में उसकी रजामंदी थी। मैंने उसके लिए भी तकिया और कमर रखा और एक तरफ को होकर लेट गया। मैंने यही सोचा था कि अगर उसे सोना होगा तो वो आकर लेट जाएगी। मैं अपनी आंखें बंद कर चुका था। लगभग 3 मिनट बाद वो मुझे अपने बराबर में लेटती हुई महसूस हुई थी। मेरे चेहरे पर एक धीमी सी मुस्कान आ गई थी। आज के दिन ना जाने मेरे साथ क्या क्या हो चुका था। पहले एक्सीडेंट, उसके बाद एक लड़की का मेरी डिक्की से निकलना, फिर मेरी माँ की तबीयत खराब होना और यहाँ कर मुझे पता चलना कि मेरी शादी हो रही है, और फिर एक अजनबी लड़की को अपनी बीवी के तौर पर अपने माँ बाप के सामने पेश करना। मैं इन सब उलझनों में काफी थक गया था, लेकिन फिर भी उसका मेरे बराबर में लेटना मुझे राहत दे रहा था। आज का दिन मुझे हमेशा यादगार रहने वाला था। हम दोनों ही काफी थके हुए थे, इसलिए जल्दी ही नींद की वादियों में खो गए थे। रात का दूसरा पहर था। जब मुझे अपने चेहरे पर किसी की गर्म सांसों की तपिश महसूस हुई थी, मैंने तुरंत ही आंखें खोलकर देखा। उसे देखने के बाद मैं अपनी आंखें झपका भूल गया था। रात की तन्हाई करीब लेटा हुआ, नाजुक सा वजूद, वो मेरी पहुंच से बिल्कुल भी दूर नहीं थी। वो मेरे बेहद करीब सोई हुई थी, इतना करीब कि मैं
उसे हाथ बढ़ाकर सीने में छुपाने की इच्छा रखने लगा। जी चाहा कि पूरे हक और मान से उसे अपने सीने से लगा लूं, और अपनी इस इच्छा पर मुझे खुद ही हंसी आ गई थी। उसका एक हाथ और एक पैर मेरे ऊपर था। एक पल को मेरे जिस्म में करंट सा दौड़ गया था। मैं उसे दूर करना चाहता था क्योंकि मेरे जज्बात बेकाबू हो रहे थे। लेकिन ना जाने ऐसी कौन सी ताकत थी जो मुझे रोक रही थी। और फिर मैं और भी करीब हुआ और उसे अपनी आगोश में ले चुका था और एक बार फिर से गहरी नींद में डूब गया था। सुबह 8 बजे के वक्त राधिका मुझसे झटका खाकर दूर हुई थी और उसके बड़बड़ाने से मेरी आंख फौरन ही खुल गई थी। वह मुझे देखते हुए गुस्से से बोली, तुम रात की तन्हाई का फायदा उठाना चाहते थे ना? तुम सब मर्द एक जैसे ही होते हो। मैंने तुम्हें बीच रास्ते पर बिना लड़ाई किए जाते हुए देखा था। हालांकि सामने वाला आदमी तुमसे कितनी बदजी से बात कर रहा था, और मैंने उसी पल तय किया था कि मैं तुमसे ही मदद लूंगी। लेकिन मुझे मालूम नहीं था कि तुम भी और मर्दों जैसे ही हो, एक लड़की की मजबूरी का फायदा उठा रहे थे। उसका लहजा बहुत ही हद दर्जे सर्द था, जबकि इस बार मेरे सब्र की हद हो चुकी थी। ना जाने मुझे क्या हुआ कि मैंने उसके मुंह पर एक जोरदार थप्पड़ दे दिया और गुस्से से बोला, तुम बोल किसको रही हो? यह बातें जो खुद अपने ही घर से भाग गई, जिसको इतनी भी शर्म ना आई कि उसकी माँ की परवरिश पर कितनी उंगलियां उठाई जाएंगी। और वह लड़की मुझे शराफत का लेक्चर दे रही है। अपनी औकात में रहो। लड़की, मैं तुम्हारे करीब नहीं आया था। रात में तुम ही मेरे पास आकर सोई थी। मैं तो मर्दजात हूँ, बहक गया था। तुम क्यों मुझसे दूर नहीं हुई थी? और वह तो शुक्र करो कि मैंने तुम्हारे साथ कुछ भी गलत हरकत नहीं की थी। बस तुम्हें खुद के थोड़ा सा करीब कर लिया था, इससे ज्यादा कुछ भी नहीं किया था। यह सवाल काफी जानदार था, इसलिए राधिका खामोश हो गई थी। जबकि मैं सिर झटक कर बाथरूम की तरफ चल पड़ा था कि अचानक ही राधिका की भीगी हुई आवाज मेरे कानों से टकराई थी। विष्णु, आपको बहुत शौक है ना मेरी जिंदगी को जानने का, मुझ पर इल्जाम लगाने का? तो आज मैं आपके तमाम सवालात का जवाब दूंगी। मैं आपको बताऊंगी कि मैं क्यों अपने घर से भागी थी। आखिर क्या वजह बनी थी जो आप मुझे इस तरह से ताने दे रहे हैं? मैंने मुड़कर राधिका को देखा। वो मुझे देखते हुए बोली, यह शादी सिर्फ एक इंतकाम था जो हमारे मोहल्ले का एक गुंडा दादा मंथन राठौर कर रहा था। उसकी उम्र 45 साल थी और वो मुझसे शादी का ख्वाहिशमंद था। ये जो मेरे बाबा रंग का जोड़ा पहना है ना, ये भी उसके ही नाम का है। मेरे भाई मेरे माँ ने मुझे उन दरिंदों के हवाले नहीं किया, क्योंकि मैं मंथन राठौर के बारे में अच्छे से जानती थी। अगर मैं मजबूरी में उससे शादी कर भी लेती और वो मुझे इज्जत से अपने घर लेकर चला भी जाता, तब भी वो कुछ समय के बाद ही मुझे अपने दोस्तों के हवाले कर देता, ताकि वह लोग मेरी इज्जत को पामा कर सकें और इसके बदले उसके यार दोस्त उसकी खूब इज्जत करें, उसे पसंद करें। यह कहते हुए उसकी आंखों से आंसू लगातार बह रहे थे, जबकि मैं एकटक उसे सुन रहा था। आगे वो बोली फिरे होने में कुछ ही देर रह गई थी जब मेरी अम्मा ने मुझे घर से भगा दिया था। अगर मैं वहां ठहर जाती तो आज मैं मंथन राठौर के घर पर होती, और मैं ऐसा कुछ नहीं चाहती थी। मुझे उस वक्त आप ही नजर आए थे। वो आदमी आपसे बहुत बदतमीजी कर रहा था, लेकिन इसके बावजूद आपने उसे बहुत नरम लहजे में समझाया था और उसका नुकसान भी भरकर आगे बढ़ गए थे। मैं आपको ही फॉलो करती हुई आ रही थी। किसी भी तरह मैं आपसे मदद मांगना चाहती थी, ना जाने क्यों मेरा दिल कहता था कि आप मेरी मदद जरूर करेंगे। और आपने उसी वक्त अपनी गाड़ी वर्कशॉप पर रोकी थी, और उस पल ही मैंने तय कर लिया था कि आपसे मदद मांगकर आपके साथ चली जाऊंगी और मंजर से कुछ दिन के लिए गायब हो जाऊंगी। लेकिन मुझे यह करते हुए डर भी लग रहा था, इसलिए मैंने निकी का सहारा लिया था। लेकिन मुझे हमेशा से ही धूल मिट्टी से एलर्जी थी और आपकी डिक्की में बहुत ज्यादा धूल मिट्टी थी, इसलिए
मेरी हालत खराब हो गई। मुझे आज तक मोहल्ले के किसी भी शख्स ने नहीं देखा। बस एक दिन बदकिस्मती से मैं मंथन राठौर की नज़रों में आ गई थी और यहीं से मेरी जिंदगी तबाह होने लगी थी। मैंने खुद को बहुत मुश्किल से बनाया है, छोटी मोटी नौकरी करके यहाँ तक पहुँची हूँ। और अब जब कामयाबी की चाबी मेरे हाथ आई तो मेरे बाप और भाई ने मेरी इज्जत का सौदा कर दिया। मैं इस तरह खुद को बर्बाद नहीं कर सकती थी, इसलिए भाग गई। अब कोई कुछ भी कहे, मुझे इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। वह रोते हुए बैठ चुकी थी और अब सिर घुटनों में दिए और भी रो रही थी। मेरा दिल बहुत अजीब सी हालत में था। यह मुझसे अनजाने में क्या हो गया था, मैं खुद नहीं जानता था। मैं अपनी जगह से खड़ा हुआ और धीरे धीरे चलते हुए राधिका के पास पहुंच गया, उसके सिर पर हाथ रखते हुए कहा, रात को। और अभी मुझे पता है मैंने बहुत सख्त बातें कही हैं, जिनके लिए मैं दिल से शर्मिंदा हूँ और तुमसे माफ़ी भी मांगता हूँ। मैं अब तुम्हें कभी इस तरह से नहीं बोलूंगा। और रही बात रात वाली हरकत, क्योंकि मैं तुम्हारे बेहद करीब आ गया था, तो उसके लिए भी मैं तुमसे माफ़ी मांगता हूँ। जो कुछ भी हुआ था, बस मेरे दिल ने मुझे मजबूर कर दिया था, पता नहीं क्यों तुम उस वक्त मुझे बहुत अपनी अपनी सी लगी थी। और मैंने प्यार से तुम्हें अपनी बाहों कहते कहते मैं रुक गया था और राधिका भी अपनी नजरें चुरा गई थी। मैंने बात जल्दी ही उन्हें सच्चाई बताई बात माँ की, तो मैं जल्दी ही उन्हें सच्चाई बता दूंगा। जब तक तुम यहाँ रुकी हो, बस तब तक दिन के लिए मुझे बनने का नाटक करती रहो। तब तक मेरी बीवी बनने का नाटक करती रहो। मैं तुम्हें यहाँ रहने के साथ साथ अच्छा खाना और पहनने के लिए कपड़े भी दूंगा। राधिका कुछ पल के लिए चुप रही, फिर मुझे देखकर सिर हिला दिया। जिस तरह मैं मजबूर था, उसी तरह वह भी मजबूर थी। इसलिए हमें एक दूसरे का सहारा बनना था। थोड़ी देर बाद ही मेरी छोटी बहन राधिका के लिए एक ड्रेस लेकर आई और बोली, यह माँ ने भेजा है, इसे पहनकर नीचे आ जाइए। आखिर आप हमारे इकलौते भाई की बीवी और उनके दिल की रानी हैं। मैं अपनी बहन की बातों पर मुस्कुराते हुए बाथरूम में चला गया। थोड़ी देर शोबर के नीचे खुद को खड़ा रखने के बाद जब मैं बाहर आया तो सामने राधिका लाल रंग की साड़ी में बिल्कुल तैयार खड़ी थी। पीछे से उसकी कमर बिल्कुल साफ नजर आ रही थी और मैं उसे शीशे से देख सकता था। मुझे तो अपना सांस रुकता हुआ महसूस हो रहा था। मैंने कभी सोचा नहीं था कि कोई इतना खूबसूरत भी हो सकता है। पता नहीं क्यों दिल ने आरजू कर डाली, काश ये सब कुछ नाटक ना होता और राधिका सच में मेरी होती। मैंने जल्दी से खुद को समझाया और मैं उसके साथ नीचे चला गया। माँ ने उसे बहुत प्यार से अपने पास बिठाया। मेरे लिए यह सब कुछ बहुत हैरान कर देने वाला था। मेरी तरफ देखते हुए मेरी माँ धीमे लहजे में बोली, देखो विष्णु, तुम जो कुछ भी कर चुके हो, मुझे अब उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन मैं अब तुम्हारी शादी उस लड़की से नहीं करूंगी जिसे मैंने तुम्हारे लिए चुना था। लेकिन तुम्हारी शादी तो जरूर होगी, क्योंकि जब सारे रिश्तेदार मुझसे पूछेंगे कि यह लड़की कौन, और जब मैं अचानक से उन्हें बताऊंगी कि ये मेरी बहू है तो बहुत ज़्यादा अजीब लगेगा। मैं एक पल के लिए घबरा गया। मैंने राधिका की तरफ देखा तो उसका चेहरा बहुत शांत था, जैसे उसे सब कुछ पहले से पता था। मैंने मना करना चाहा, लेकिन मेरी माँ अब चुप रहने वाली नहीं थी। मैं राधिका को समझा रहा था कि तुम अपने तरीके से माँ को समझा दो, वो तुम्हारी बात सुनेगी। माँ वाकई राधिका से बहुत प्यार करने लगी थी। एक ही रात में उस लड़की ने ऐसा जादू कर दिया था कि मैं हैरान था। राधिका बहुत जल्दी पूरे घर का दिल जीत चुकी थी। खैर, समय धीरे धीरे बीत रहा था और मेरी शादी के दिन भी करीब आ रहे थे। माँ ने जिस लड़की को मेरे लिए चुना था उसे मना कर दिया गया था और राधिका को मेरे लिए दुल्हन के रूप में तैयार किया जा रहा था। हमारे कमरे भी अलग अलग कर दिए गए थे और कुछ ही दिनों बाद पूरे रस्मों रिवाजों के साथ मेरी शादी राधिका के साथ हो गई थी। हालांकि मैं उलझन में था कि क्या मुझे यह करना चाहिए या नहीं, लेकिन जब मैंने राधिका की रजामंदी देखी तो मैं भी चुप हो गया। और आज राधिका सचमुच मेरी पत्नी बनी, मेरे कमरे में बैठी, मेरा इंतजार कर रही थी
और मेरे दिल की धड़कनों ने भी एक अजीब ही शोर मचा दिया था। दिल उस नाजुक सी लड़की को बाहों में लेने के लिए मैं चलने लगा था, पर मैं धड़कते दिल के साथ अंदर कमरे में दाखिल हो गया था। मैं राधिका के सामने जाकर बैठ गया, उसे मुँह दिखाई का तोहफा भी दिया। उसके चेहरे पर एक बहुत ही दिल फरेब सी मुस्कुराहट थी। मैंने कहा, राधिका, मैं तो तुमसे सिर्फ नाटक करने के लिए कहा था, लेकिन तुम तो सचमुच ही मेरी पत्नी बैठी कहने लगी। क्या करती? यह दिल तुम पर जो आ गया था, अब दिल की भी तो सुननी थी नहीं, तो यह दिल पूरी जिंदगी मुझे तड़पाता रहता। राधिका के मुंह से इतना अनोखा इजहार मोहब्बत सुनकर मैं दंग था, और राधिका ने ही मुझे बताया कि मैं तो तुम्हारी माँ को सारी सच्चाई दूसरे दिन ही बता चुकी थी, और तुम्हारी माँ को भी इस बात पर कोई आपत्ति नहीं थी कि मेरी और तुम्हारी शादी सचमुच हो जाए। अभी सच्चाई पर मैं और भी हैरान था। मुझे तो पता ही नहीं था कि राधिका ने मेरी माँ को सारी सब बता दी थी, और इसके बावजूद मेरी माँ को कोई आपत्ति नहीं थी। वह तो खुशी से फूले नहीं समा रही थी। आखिरकार उन्हें इतनी खूबसूरत बहू इतनी आसानी से जो मिल गई थी। मैं राधिका के नाजुक से वजूद को अपनी बाहों में समेटने लगा तो वो पसीने से भीगी हुई थी। मैं हैरान हुआ। मैंने कहा, राधिका, तुम इतना ज्यादा घबरा क्यों रही हो? हालांकि शादी तुम्हारी खुद की मर्जी से हुई है, फिर भी इतना ज्यादा परेशान क्यों हो? लेकिन राधिका की अगली बात पर मैं हंसने पर मजबूर हो गया था। वो कांपते हुए शब्दों में बोली, विष्णु, वो क्या है ना कि मुझे बहुत डर लग रहा है। ये सब कुछ मेरे लिए पहली बार है। इससे पहले कभी मेरी जिंदगी में यह पल नहीं आए हैं, और मैं उसकी इस बात पर जोर से हंस पड़ा था। उसे अपनी बाहों में समेट हुए मैंने कहा, राधिका, बेफिक्र हो जाओ। मैंने भी आज तक कभी किसी लड़की के साथ नाजायज संबंध नहीं बनाए हैं। सब कुछ मैंने सिर्फ और सिर्फ अपनी पत्नी के लिए संभाल कर रखा है। अपनी नाजुक सीबी को कोई भी चोट नहीं पहुंचाऊंगा, और मेरी तरफ से बेफिक्र रहो। ये कहते कहते मैंने राधिका के माथे को चूम लिया था। धीरे धीरे रात गुजर रही थी, और हमारी मोहब्बत भरी सिसकियां सुनकर दरो दीवार भी शर्मा गए थे। राधिका ने हमारे घर को इतने प्यार से संभाला था कि सब उसके दीवाने हो गए थे। कुछ दिनों बाद ही मैंने पुलिस के जरिए उसके मोहल्ले के उस गुंडे मंथन राठौर को गिरफ्तार करवा दिया था, क्योंकि राधिका ने मुझसे यह इच्छा जताई थी कि वह अपने माँ बाप के घर शांति से जाना चाहती है, और अगर मंथर राठौर बाहर रहता तो मेरी पत्नी कभी भी अपने मायके जा नहीं पाती। लेकिन अब राधिका हर पल मुझसे प्यार का इजहार करती है कि जो अपनी पत्नी का साथ कभी ना छोड़े। तो दोस्तों, आज की हमारी कहानी थी विष्णु और राधिका के नाम। आपको कैसी लगी? जरूर बताना पसंद आई हो तो। प्लीज़ लाइक करना, रोज़ एक नई कहानी सुनने के लिए हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब करना।